पाइथन वेब स्क्रैपिंग ट्यूटोरियल 2 की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेब स्क्रैपिंग किस तरह से करनी है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि पाइथन की कुछ बेसिक्स मैंने आपको बताई थी, पाइथन का सिंटैक्स मैंने समझाया था, कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स डिस्कस की थी, कुछ स्ट्रिंग्स, डाटा टाइप्स डिस्कस किए थे हमने। इसके अलावा फॉर लूप, वाइल लूप और फंक्शन की कुछ बेसिक्स देखी थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने वाली हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर। मैं कुछ चीज़ें वेब स्क्रैपिंग के हवाले से कुछ फर्दर डिस्कस करूंगा, जिनमें कुछ लाइब्रेरीज मैंने कहा था डिस्कस करनी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ जो फर्स्ट लाइब्रेरी हम यूज़ करने वाले हैं वो है पाइथन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का फंक्शन और जो जो काम हम इससे कर सकते हैं उसका कुछ ओवरव्यू दूंगा, शार्ट सा सिंपल 5-10 मिनट का ओवरव्यू है, जिसमें आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल कैसे करनी है और उसको यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि पाइथन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं साथ में। तो अच्छा, तो पाइथन ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, मेंशन कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इसको ओपन कर लें और इसको भी अपने पास सेव कर लें, जो कि आपको इसकी डिटेल्स आपको काम आएगी और सीखने में आपकी मदद करेंगी। तो ये है मेरे पास रिक्वेस्ट लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें इसको इंपोर्ट कैसे करना है, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैंशनड है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इस रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को अपने टर्मिनल के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी फिर बता देता हूँ। अगर आपके पास पाइथन 3 एंड पाइथन 2 दोनों मौजूद हैं तो पिप 3 लिखेंगे, अदरवाइज पिप से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा पाइथन 3 के कंपाइलर के अंदर। तो ऐसा करते हैं, इंस्टॉल करते हैं पिप 3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड शो करेगा। फिर हम अच्छा, तो अभी हम वापस आते हैं अपने एटम एडिटर के अंदर। तो अभी इंपोर्ट करते हैं अपनी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, इंपोर्ट रिक्वेस्ट कर लिख के आपने इंपोर्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके सैम्पल यूजेस देख लेते हैं। इसके क्विक स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस हैं जिसके ज़रिए हम डाटा रिट्रीव करते हैं। रिक्वेस्ट का मकसद क्या है? रिक्वेस्ट लाइब्रेरी का मकसद ये है कि हमने वेबसाइट डेटा को रिट्रीव करना है। हमने वेबसाइट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजनी है, इन रिस्पॉन्स फॉर एचटीएमएल डाटा जितना भी उस वो जो कि ब्राउज़र एक लोड करता है हमारे पास, वो सारे का सारा डाटा ये हमें इस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स पे हमें मिल जाएगा, जिसको एज अ रॉ फॉर्म में हमें रिस्पॉन्स स्टेटस कोड के साथ हमें रिसीव होगा। तो देखते हैं हमें इसमें इसको यूज़ किस तरह से करना है। तो ऐसा करते हैं, इसको एक वेरिएबल असाइन करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में वेरिएबल असाइन करने का तरीका बताया था। तो पेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट मेरे पास लाइब्रेरी है जो मैंने इंपोर्ट की, और गेट इसका फंक्शन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट का डाटा रिट्रीव करने के लिए। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, अभी हम देखते हैं कि वेबसाइट हमने लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन में आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी। तो सिंपल चूँकि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये वेबसाइट मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर भी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये वेबसाइट का डिस्प्ले और इसके एलिमेंट HTML भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास वेबसाइट है, इसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं इसके रिस्पांस में हमें कौन सा डाटा रिट्रीव होता है। ठीक हो गया। अभी पेज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट से आप हमेशा किसी भी पेज का डाटा रिट्रीव करेंगे यूजिंग रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। तो अब हम देखते हैं, ये इसको प्रिंट करते हैं पेज। तो पेज प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ इस वेरिएबल के अंदर सेव हुई है। ठीक हो गया। तो अभी अपने टर्मिनल को ओपन करें और नेविगेट करें जिस जगह पे भी आपने अपना पाइथन फाइल सेव किया हुआ है। तो अभी हम इसको ओपन कर लेते हैं। मैं नेविगेट करता हूँ CD डेस्कटॉप स्लैश प्रोजेक्ट स्लैश ट्यूटोरियल्स। ओके, ट्यूटोरियल ओके 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 ओके, प्रॉब्ली प्रोजेक्ट में मैं आ गया। अभी देख लेते हैं, मैंने शायद
इसका स्पेलिंग गलत लिखा है, CD ट्यूटोरियल्स। ओके, ट्यूटोरियल्स। अच्छा, तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। ओके, अभी इसको रन करके देखते हैं कि क्या चीज़ प्रिंट होती है। पाइथन 3 ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल _1-py। और एक बात याद रखें, अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं टर्मिनल के अंदर, टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली, अगर एक सिंगल फाइल ही उसके अंदर है तो फाइल के उस डायरेक्टरी में मौजूद है तो वो खुद ही उसको कंप्लीट कर लेगा। ठीक हो गया। तो पाइथन 3 को जब मैंने ट्यूटोरियल 1 को जब मैंने रन किया तो इसने प्रिंट किया रिस्पॉन्स 200। रिस्पॉन्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। रिस्पॉन्सेस से क्या मतलब है, हम ऐसा करते हैं, रिस्पॉन्सेस की भी कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। रिस्पॉन्सेस का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी भी वेबसाइट को आपने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को यूज़ करके रिक्वेस्ट भेजी है और रिस्पॉन्स आपको 200 रिस्पॉन्स मिला है, दैट मीन्स ऑल इज़ वेल। आपके पास ना वेबसाइट ने आपको ब्लॉक किया है, ना आपकी लोकेशन बेस्ड ब्लॉक है, ना आपको कि IP को ब्लॉक किया है ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने की वजह से, मुख्तलिफ वजूहत की वजह से एक वेबसाइट आपको ब्लॉक करती है। तो जिस वेबसाइट को मैंने अभी रिक्वेस्ट भेजी फर्स्ट राउंड को, तो इसने मुझे ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं किया है। दैट मीन्स कि मैं अभी इसके अंदर से जो मुझे डाटा रिट्रीव हुआ है उसको मैं प्रोसेस कर सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं, इस डाटा को प्रोसेस करते हैं फर्दर। तो प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देख लेते हैं जो कि डाटा हमें मिला है उसको पहले एक दफ़ा एक नज़र देख लेते हैं कि वो किस फॉर्मेट में है। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आप पेज डॉट कंटेंट करेंगे और सेव करेंगे और इसके बाद इसको रन करेंगे दोबारा से। तो अभी देखते हैं इसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है। अभी क्या चीज़ प्रिंट करता है। अभी आप देख सकते हैं कि एक रॉ फॉर्म में HTML कंटेंट है सारा, जो कि वेबसाइट ने हमें वेबसाइट के सर्वर ने हमें एज अ रिस्पॉन्स भेजा है। और यही बेसिकली रॉ डाटा होता है जो कि एक ब्राउज़र हमें वेल फॉर्मेट में, एक वेल फॉर्मेटेड फॉर्म में हमें शो करता है। ठीक है, ये एक HTML लैंग्वेज है जिसके ज़रिए ब्राउज़र सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक हो गया। अभी इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रॉ डाटा को हमने एक लाइब्रेरी में से, पार्सर का मकसद ये होता है कि हमने उससे कोई भी HTML रॉ कंटेंट है तो उसको पार्स करना है। ठीक है, मुख्तलिफ पार्सर हैं। मैं ब्यूटीफुल सूप जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। इसके अलावा XML.html लाइब्रेरी है जिसके अंदर XPath एज अ सेलेक्टर हम यूज़ करते हैं, जिससे HTML पार्सिंग करते हैं। मैं रिकमेंड, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा LXML HTML लाइब्रेरी को। क्यों इस वजह से कि उसके अंदर XPath हम यूज़ करते हैं, और XPath यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जब हम स्क्रैपी यूज़ करेंगे तो उसके अंदर भी XPath स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर भी XPath यूज़ होता है। इसके बाद सेलेनियम के अंदर भी XPath है जो कि थोड़ा सा उसके अंदर भी डिफरेंस है बाकी XPath से, लेकिन अगर आपको बेसिक कंसेप्ट हो तो माइनर डिफरेंसेस हैं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया। अभी हम ऐसा करते हैं कि पेज डॉट कंटेंट हमें पता चल गया, हमारे पास HTML कंटेंट आ गया। अब इस कंटेंट को हमने पार्सर में से गुजारना है। तो कौन सा पार्सर हम यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करते हैं ब्यूटीफुल सूप। अच्छा, तो इसमें कुछ देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस करना था। अच्छा, पाइथन रिक्वेस्ट के अंदर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने सेल्फ स्टडी भी करना है। मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करवा देता हूँ, जिसके अंदर गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट और फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट हम भेजते हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं आप, ये गेट रिक्वेस्ट हम भेजते हैं किसी भी लिंक को रिट्रीव करने के लिए। पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं जब भी हमने किसी भी डेटा को कोई फर्दर डाटा, किसी भी सर्वर को हमने डाटा भेजना होता है। ठीक हो गया। या किसी भी इन द सेंस कि अगर आपके पास कोई API की है और किसी सर्वर के साथ आपने कम्युनिकेट करना है उस API की को यूज़ करते हुए, तो API की आप अपनी उस लिंक के साथ के ऊपर एज अ पेलोड, एज अ डाटा ऐड करेंगे और एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद डिलीट है, हेड है, ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ इनके यूजेज हैं जो कि आप इस लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया और इस स्लाइड्स के अंदर भी मौजूद है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं उसके अंदर से। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास हेडर्स हैं। हेडर्स क्यों यूज़ होते हैं, हेडर्स जब भी हम ऐसा करते हैं, इस पेज की मैं आपको कुछ आप जो कि वेबसाइट है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इंस्पेक्ट पे क्लिक करें तो राइट साइड पे आपके पास खुलेगा। आप 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसको नीचे ले आएँ अगर आपके लिए कन्वीनियंट है। तो आप इसके बाद नेटवर्क पे जाएं।
तो अब ऐसा करते हैं, मैं इसकी रिक्वेस्ट को, ये मेरे पास कुछ चीज़ें लोड हुई हुई हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करते हैं, ठीक हो गया। अभी इस पेज को दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का कंटेंट जो है वो लोड हो रहा है, ठीक है। तो अब आप ऐसा करें कि ये सबसे फर्स्ट, ये देखें, ये जब इसने फर्स्ट रिक्वेस्ट इस सर्वर को भेजी, तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि इसने क्या चीज़ें इसको रिक्वेस्ट लाइब्रेरी में क्या भेजा। रिक्वेस्ट यूआरएल हमारे पास था, जो कि हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से भी इसको रिक्वेस्ट भेजी, और गेट फंक्शन हमने यूज़ किया था, ब्राउज़र ने भी गेट फंक्शन यूज़ किया, रिस्पांस में इसको भी 200 मिला, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, रिक्वेस्ट हेडर्स देखते हैं। अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली एक सर्वर डिफ्रेंशिएट करता है एक ब्राउज़र और एक बोर्ड के दरमियान, बोर्ड के कोई भी प्रोग्राम है उसके दरमियान इस हेडर को लेके, और हेडर के ज़रिए इसके अंदर हेडर की डिटेल्स, ब्राउज़र की डिटेल्स होंगी कि कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस और कौन सी लोकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें इस हेडर के अंदर मैंशनड होती हैं, ठीक हो गया। इसके अंदर कुकीज़ हैं, एवरीथिंग जो कि ब्राउज़र सर्वर के साथ कम्युनिकेट करता है और उसको बताता है कि भाई मैं एक ब्राउज़र हूँ, या वो कोई भी बॉट है तो वो इस चीज़ से इसको डिफरेंशिएट करता है। तो इसके अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, आप जितनी चीज़ें भी इस हेडर के अंदर मौजूद हैं, इस सेक्शन के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं, आप अपनी रिक्वेस्ट जो कि आप भेज रहे हैं, गेट रिक्वेस्ट, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के भेज सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अलावा हम प्रॉक्सीज़ यूज़ करते हैं। प्रॉक्सीज़ का मुख्तलिफ मकसद हो सकता है, किसी लोकेशन बेस्ड वेबसाइट हैं, ई कॉमर्स, बहुत सारी वेबसाइट लोकेशन बेस्ड होती हैं जो कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए हम करते हैं, एक्सेस करते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुकीज़ या फर्दर कोई डाटा अगर आपने सर्वर पे भेजना है, तो आप इस वेरी पाराम्स के ज़रिए भेजते हैं। इसके अलावा कुकीज़ भी आप मेंशन करके इसके ऊपर भेज सकते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक हो गया। रिक्वेस्ट डिस्कस हो गया। इसके बाद हम ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं ब्यूटीफुल सूप के ऊपर। ब्यूटीफुल सूप HTML पार्सर है जो कि यूज़ होता है HTML पार्सिंग के लिए, ठीक हो गया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन साथ में खोल लेते हैं, जो कि मैंने अपनी इन स्लाइड्स के अंदर मेंशन है, और स्लाइड्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, और जितने भी मैं ट्यूटोरियल पाइथन फाइल्स के अंदर मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, वो सारी फाइल्स में गिटहब पे अपलोड करके उसका लिंक भी नीचे शेयर कर दूंगा। आप मेरी रिपोजिटरी में जाके इसको इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है मुकम्मल ब्यूटीफुल सूप की। तो हम ये ब्यूटीफुल सूप यूज़ करने वाले हैं। अब ऐसा करते हैं, इस ब्यूटीफुल सूप को पहले इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी सेम है जैसे हमने रिक्वेस्ट को इंस्टॉल किया था। pip3 इंस्टॉल bs4 लिखेंगे, तब ये ब्यूटीफुल सूप 4 को इंस्टॉल करेगा, या ब्यूटीफुल सूप 4 आई गेस यूज़ हो रहा है करंटली। तो ये भी सेम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से इसने रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मुझे बता दिया है कि ऑलरेडी आपके पास ये चीज़ इंस्टॉल हुई है। तो ऐसा करते हैं, आप इसको इंपोर्ट करते हैं जैसे हमने रिक्वेस्ट को इंपोर्ट किया था। इंपोर्ट, अच्छा, तो चूँकि bs4 ब्यूटीफुल सूप 4 हमारे पास मदर लाइब्रेरी है और ब्यूटीफुल सूप इसके अंदर चाइल्ड लाइब्रेरी है, तो हमने ब्यूटीफुल सूप को यूज़ करना है। इस वजह से इसको इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि फ्रॉम bs4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप। आई गेस ब्यूटीफुल सूप का बी बड़ा होगा। अच्छा, तो क्या करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल सूप का बी बड़ा है, ये मैंने अच्छा, ब्यूटीफुल सूप का बी बड़ा है, एस का, सूप का एस बड़ा है। ये दोनों चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना है, अदरवाइज़ वो इस चीज़ को इंपोर्ट नहीं करेगा, ठीक हो गया। अभी हम ऐसा करते हैं कि इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, इसको वेरिएबल एक असाइन करते हैं सूप एंड ब्यूटीफुल सूप। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप फ्रॉम bs4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप एज bs भी लिख लें, तो ये यहाँ पे ब्यूटीफुल सूप लिखने की बजाय आप bs लिख सकते हैं। ये बेसिकली इसको एक वेरिएबल असाइन करता है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं bs की जगह पे, तो फिर आप उसको उसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे फर्दर। तो सूप इक्वल्स टू ब्यूटीफुल सूप इनटू ब्रैकेट्स डालें और पेज डॉट कंटेंट लिखें, ठीक हो गया। और इसके बाद अपने पार्सर मेंशन करना है, XML पार्सर यूज़ कर रहे हैं।
अच्छा, अभी हमने क्या किया, अभी हमने पेज को, जो पेज कंटेंट था उसको हमने ब्यूटीफुल सूप की एज ए इनपुट हमने उसको दे दिया उसको प्रोसेस करने के लिए। फर्दर हम इसको प्रोसेस करते हैं और अपनी डिज़ायर्ड जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से फंक्शंस विद इन ब्यूटीफुल सूप आप यूज़ करेंगे इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जिसको हमने स्क्रैप करना है। डॉक्यूमेंटेशन आप अपने पास खोल लें, आपको काम आएगी किस तरह से कि आपने इसको साइड पे आप देखें तो जितनी भी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, फाइंड ऑल, फाइंड पेरेंट, फाइंड चाइल्ड, नेक्स्ट सिबलिंग वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जब भी आप HTML पार्सिंग करेंगे तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। अभी हमने इसमें से इसको देख लेते हैं कि हमने इसमें से क्या निकालना है। वेबसाइट को व्यू करें। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कौन सी वेबसाइट आप स्क्रैप कर सकते हैं रिक्वेस्ट के ज़रिए और कौन सी नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपने पहले चेक करनी है। ठीक हो गया। अभी हमने इसमें से इन्फॉर्मेशन क्या निकालनी है। ये हमारे पास इस वेबसाइट के ऊपर कुछ लिस्ट है। ये असल में एक लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है विद 9 के कंपनी का नाम है, ये आगे से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, फिर इसके बाद इसकी टाइप है, लोकेशन टाइप, और ये लिंक है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो हम एक्सट्रैक्ट देखते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट पे जाएं। इंस्पेक्ट आपके पास आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक हो गया। अभी इस एरो के ऊपर क्लिक करके जिस भी जगह पे आप जाएंगे तो ये आपको उसकी HTML के अंदर लोकेशन शो करेगा। तो हम ऐसे करते हैं, पहले इस कंटेनर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये कंटेनर हमारे पास आ गया। अब ये कंटेनर अगर आप देखें तो जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है ये इन्हीं कंटेनर्स के अंदर है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, पहले इसकी मदर कंटेनर को लेते हैं, उसके अंदर फिर हम फर्दर डिव्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। मदर डिव के अंदर क्या है, पैनल ग्रुप, क्लास नेम पैनल ग्रुप, और इसके क्लास के नाम को कॉपी कर लें, डिव एंड क्लास फर्दर हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सूप डॉट फाइंड ऑल, अच्छा तो क्या करते हैं इसमें मैन कंटेनर, इसको नाम देते हैं, इसमें लिखते हैं सूप डॉट फाइंड। अगर आपने कोई एक एलिमेंट फाइंड करना है, सिंगल एलिमेंट, तो आपने फाइंड यूज़ करना है। अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स फाइंड करना है या एक लिस्ट मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो आप फाइंड ऑल यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम फाइंड यूज़ करते हैं। अच्छा, फाइंड, और फर्स्ट इसका टैग होगा, और सेकंड इसका मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए ठीक से। अच्छा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, ये इसका डिव टैग है। ठीक है, फर्स्ट जो भी होगा ये लेस देन के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, फर्स्ट जो आप डिव देख रहे हैं ये एक टैग है। टैग से लेके नेक्स्ट इसकी ग्रेटर देन, इस टैग के ख़त्म होने तक जितनी भी चीज़ें इसके अंदर होंगी वो इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है, ये क्लास एट्रीब्यूट है, रोल एट्रीब्यूट है, एरिया मल्टी सेलेक्टेबल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट में आपने लिखना है टैग। टैग क्या है मेरे पास, डिव, और एट्रीब्यूट क्या है, क्लास यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्लास के ज़रिए मैं इसके अंदर सर्च करूँगा। और एज अ डिक्शनरी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड डिक्शनरीज़ का क्या मकसद होता है। तो एज अ डिक्शनरी मैंने इसको पास करना है। ठीक हो गया। क्लास, और क्लास का नाम क्या था, पैनल ग्राउंड। ये मेरे पास मैन कंटेनर पैनल ग्राउंड के नाम से क्लास, जिसका क्लास नेम पैनल ग्राउंड है, और ये मैन कंटेनर है। ठीक है, ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया इसमें से। इसको प्रिंट कर लेंगे साथ साथ ताकि आपको इसका पता चलता रहे कि ये हमने क्या किया है। ठीक हो गया। मैं इसको प्रिंट कर लेता हूँ और देख लेते हैं कि इसने क्या चीज़ प्रिंट की है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं इसने उस मैन कंटेनर को प्रिंट कर लिया। कौन से कंटेनर को, इस कंटेनर को। ये असल में वो कंटेनर है जिसके अंदर ये सारी की सारी कंप्लीट लिस्ट मौजूद है। ये वाली कंप्लीट लिस्ट, इसको देखें, ये कंटेनर है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसको मैंने एरोस के ऊपर रखा तो वो सारी की सारी सेलेक्ट भी कर ली। ठीक हो गया। अभी हम ऐसा करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट जो डिव है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट डिव से देख लेते हैं यूनिक क्लास हो जो कि रिपीट हो रही हो सब कंटेनर्स के लिए। ये पैनल हेडिंग है, इसको आप कॉपी करेंगे
और इसके बाद इसी जगह पे आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो इसी के नीचे इस जगह पे ये आपको एक सर्च बार शो करेगा, इसके ऊपर पेस्ट करें इसको और फिर आप देखें इसको इंटर करेंगे तो 397 इसने फाइंड किए हैं। और अगर आप इसको एंटर करते रहेंगे तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाता जाएगा, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो क्लास हमने सेलेक्ट की है वो यूनिक सिर्फ और सिर्फ इन कंटेनर्स के लिए यूज़ हुई हुई है इस HTML के अंदर। ठीक हो गया। अभी हम इसको यूज़ करके इसके अंदर से डिव क्लास को यूज़ करते हैं। अच्छा, कंटेनर्स का वेरिएबल असाइन करते हैं हम इसे, और मेन कंटेनर के अंदर हमने इसको सर्च करना है। ये मेन कंटेनर था, इसके अंदर हमने फाइंड ऑल करना है, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स हमें चाहिए, इस वजह से हम इसको फाइंड ऑल करेंगे। ठीक हो गया। डिव सैम क्लास यूज़ कर रहे हैं इसलिए क्लास लिखेंगे। अगर आप आईडी यूज़ कर रहे हैं या इसके अंदर कोई भी दूसरे एट्रीब्यूट के ज़रिए आप उसको HTML एलिमेंट को लोकेट करना चाह रहे हैं तो आप इसकी जगह कोई भी दूसरा एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, क्लास, आईडी या टाइटल या कोई भी चीज़। ठीक हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसके बाद लिखते हैं जो क्लास हमने कॉपी की थी, तो पैनल हेडिंग क्लास हमने कॉपी की थी जिसको हमने यूज़ करना था। अच्छा, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अच्छा कंटेनर्स हमारे पास आ गए। अब कंटेनर्स चूँकि क्या होगा कि कंटेनर्स इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था फाइंड यूज़ होगा तो रिटर्न में सिंगल एलिमेंट आएगा, और फाइंड ऑल इसकी कुछ मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए चीज़ें डाली हुई हैं। तो जहाँ पे भी आप फाइंड ऑल यूज़ करेंगे तो ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को। जहाँ पे भी आप फाइंड यूज़ करेंगे टैग एट्रीब्यूट तो ये रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट को। जब भी उसको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा वो उसको रिटर्न करेगा, ना कि पूरी लिस्ट को। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट गेट लिस्ट बाकी डिटेल्स मैं आपको के साथ डिस्कस करता हूँ अभी। अच्छा, कंटेनर्स में हमारे पास क्या चीज़ है, फाइंड ऑल हमने किया, जितने भी उसके अंदर कंटेनर्स हैं वो इसमें से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो एक लिस्ट को प्रोसेस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने फॉर लूप यूज़ करना है, लेकिन लूप यूज़ करने से पहले हम ऐसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद हम उसको फर्दर लूप में प्रोसेस करेंगे और सारे के सारे को सारी लिस्ट के ऊपर हम लूप लगा के सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऐसे करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर पहले के अंदर से सारी चीज़ें, नाम और डिटेल और लिंक हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं कंटेनर, तो सबसे पहले कंटेनर नहीं लिखते, टाइटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टाइटल क्या था, फर्स्ट एलिमेंट में टाइटल हमारे पास था 9 गैग, ये शॉर्ट डिटेल है और ये इसकी प्रॉबेबल लोकेशन है, इनिशियल पार्टनरशिप, अच्छा हाँ कंपनी लोकेशन है, और ये लिंक है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है। तो 9 गैग के ऊपर जाते हैं। 9 गैग देखते हैं कि इस कंटेनर के अंदर किस टैग के साथ सेव हुआ है, ये बी एंड स्लैश बी। अब ऐसा करते हैं, इस कंटेनर के अंदर से बी और स्लैश बी के ज़रिए हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। टाइटल इक्वल्स टू कंटेनर्स। अब मैंने आपको लिस्ट की इंडेक्सिंग का बताया था, जब भी आपके पास लिस्ट होगी तो आप उसकी इंडेक्सिंग कैसे करेंगे। इंडेक्सिंग मुराद के फर्स्ट एलिमेंट मैंने अगर सेलेक्ट करना है तो मैंने इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 लिखना है। ठीक हो गया। डॉट फाइंड करेंगे इसके अंदर सिर्फ अच्छा अगर आपके पास सिर्फ कोई एक चीज़ है, अगर आपके पास सिर्फ इसका टैग मौजूद है तो आप सिर्फ इसके अंदर टैग लिखेंगे तब भी वो सर्च करेगा। अगर आपके पास सिर्फ क्लास है और टैग नहीं है तो आप सिर्फ क्लास लिखेंगे बगैर टैग के लिखे तब भी आप उसके अंदर HTML के अंदर उसको सेव करेगा। तो कौन सा टैग था इसके अंदर बी था, तो इसको हम बी के नाम से सेव सर्च करेंगे और साथ में मेंशन भी कर लेते हैं कि प्रिंट कर देते हैं, ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहे कि ये हम जो चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीज़ एक्सट्रैक्ट हुई है एक्यूरेटली कि नहीं हुई है। ठीक हो गया। तो इसमें लिखते हैं टाइटल इज़, अच्छा, और प्रिंट करने का तरीका ये है कि प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें प्रिंट करनी है तो आपने कामा से सेपरेट करना है। पहले मैंने स्ट्रिंग लिखा, उसके बाद कामा डाला, उसके बाद मैं इसमें टाइटल लिख लेता हूँ। ठीक हो गया। प्रिंट ये टाइटल को प्रिंट करेगा। अब इसके बाद सेकंड चीज़ थी डिटेल। डिटेल के लिए कंटेनर्स का फर्स्ट एलिमेंट को हम प्रोसेस करेंगे, फाइंड करना है। अब देखते हैं कौन सी एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करके इसको लोकेट कर सकते हैं HTML के अंदर। तो इसको सिलेक्ट करें। अब इस पर जब आपने क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया। तो हाइड मोबाइल इसकी क्लास नेम है और स्पैन
इसका टैग है। ठीक हो गया। अभी हम ये दो चीज़ें यूज़ करेंगे। स्पैन इसका टैग है और क्लास का नाम है हाइड मोबाइल। ठीक हो गया। अभी इसको प्रिंट कर लेंगे। डिटेल इज़ बेहतर प्रैक्टिस होती है ट्रबल शूटिंग के लिए कि आप जब भी प्रिंट को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपाइलर रो बाय रो प्रोसेस करेगा। अगर तो टाइटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो ये टाइटल को एक्सट्रैक्ट करेगा, और अगर डिटेल के अंदर इसको एरर आता है तो ये डिटेल पे एरर देगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि टाइटल वाला आपने जो लाइन आप लिखी है कोड वो ठीक है, जब टाइटल तक सब ठीक है, डिटेल के अंदर एरर आया है। ठीक है। तो अगर आप नहीं लिखेंगे इधर ही मैं अगर टाइटल एंड डिटेल लिख लूँ तो जब वो एरर देगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइटल ठीक निकला है कि नहीं निकला, और डिटेल में एरर है या टाइटल में एरर है। ठीक है। वैसे तो नंबर ऑफ़ रो वो मेंशन कर देता है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप डिबगिंग के लिए साथ साथ प्रिंट को यूज़ करते रहें। ठीक हो गया। अभी डिटेल इज़ डिटेल लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि डिटेल को यहाँ पे प्रिंट कर ले। अच्छा, नेक्स्ट क्या चीज़ थी? नेक्स्ट इसकी इनिशियल सीड। अच्छा, कंपनी लोकेशन है। कंपनी लोकेशन का टैग पी है, और क्लास हमारे पास कंपनी लोकेशन है। ठीक हो गया। अभी हम इसको बी से हम ऑपरेशन करेंगे। इसका नाम लिख लेते हैं लोकेशन इक्वल्स टू कंटेनर्स 0 डॉट फाइंड। पी टैग था प्रॉब्ली, पी टैग और क्लास। और देख लें इसके अंदर, अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी कोई क्लास अगर आपने देखा आप इसको लिख सकते हैं। मैं प्रेफर ये करता हूँ कॉपी कर लूँ, आप भी इसको कॉपी कर लिया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात इसके स्टार्ट या एंड में कोई स्पेसिंग होती है जो कि हम अमूमन लिखते वक्त उसको इग्नोर कर जाते हैं, और रिज़ल्ट ये निकलता है कि फिर वो चीज़ हमें जो ब्यूटीफुल सूप का लोकेटर है उसको लोकेट नहीं कर पाता है HTML के अंदर। तो बेहतर ये होता है कि आप उसको कॉपी कर लिया करें। ठीक हो गया। तो क्लास ये चीज़ इसको उधर पेस्ट कर दिया तो मेरे पास लोकेशन भी आ गई। प्रिंट कर लेते हैं लोकेशन को। अंडरस्कोर अंडरस्कोर लोकेशन इज़ लोकेशन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट हमारे पास क्या था? लिंक। तो लिंक के लिए क्या करना है? हमने लिंक के लिए हमने इसको लोकेट करना है HTML के ऊपर। ओके सॉरी, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो ये साथ में बटन है। बेसिकली आपके मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं। मोबाइल व्यू डिफरेंट होता है वेबसाइट का, और टैब व्यू डिफरेंट होता है। तो ये इस वजह से मुझे डिफरेंट व्यूज़ शो कर रहा है इस टाइम। ये मुझे मोबाइल व्यूज़ शो कर रहा है। अभी ये फिर मोबाइल हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके दोबारा ओपन करते हैं। ये शायद इसको सही से व्यू नहीं कर रहा। अच्छा चलें, ठीक हो गया। वापस हमारे पास हमें उसी जगह पे आ गए। तो अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और लिंक वाली जगह के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास, हाँ ठीक हो गया। क्यों नहीं कर रहा? हम्म। अच्छा ठीक है। अभी हम इस लिंक वाली जगह पे मैंने क्लिक किया तो इसकी लोकेशन मेरे पास आ गई। स्टेटस लिंक href, ये मेरे पास इसकी लिंक की लोकेशन आ गई। ठीक हो गया। अभी हम ऐसे करते हैं, ये टैग क्या है? ए टैग है, और मोस्टली जो लिंक्स का टैग होता है वो ए होता है, और जो इमेजेस का टैग होता है वो img होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ लिस्ट के लिए li यूज़ होता है, लिस्ट का जो कंटेनर होता है उसके लिए ol यूज़ होता है, ब्रेक के लिए br यूज़ होता है। ये चीज़ें बेसिक HTML है। इसको आप जो वो W3 स्कूल्स की बेसिक HTML की आप ट्यूटोरियल देख लें, ओवरव्यू आपको समझ आ जाएगा कि HTML आपको किस तरह से रीड करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लिंक वेरिएबल लेते हैं,
कंटेनर्स, फर्स्ट कंटेनर को प्रोसेस करेंगे डॉट फाइंड, एक टैग था और क्लास है हमारे पास क्लास, ये स्टेटस लिंक हो गया। ठीक हो गया, अभी हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। सॉरी, लिंक इज लिंक। ठीक हो गया, अभी ये चीज़ें हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें इसमें मिलता है। अच्छा, तो इसको रन करते हैं। सॉरी, ये चीज़ नहीं करनी थी। अच्छा, तो मैंने अभी क्या किया, अभी मैंने गलती से जो एरो कीज़ हैं उसकी अप एरो प्रेस की, तो वो लास्ट कमांड थी वो उसने रन कर दी। तो ये चीज़ भी आप जो है वो एज अ टिप समझ लें कि जब भी आपने किसी भी टर्मिनल के अंदर आप कुछ भी कमांड्स रन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जब भी आप कर्सर जो सॉरी ये एरो कीज़ हैं उसकी अप एरो की प्रेस करते रहेंगे तो आपके पास प्रीवियस कमांड्स जो आपने इसके अंदर पास की थी वो आती रहेंगी। ठीक हो गया, अब मेरे पास ये पाइथन 3 ट्यूटोरियल 1 का मैंने इस पर आ गया। अब इसमें एंटर करता हूँ तो ये इसको फाइल को रन कर लेगा। अच्छा, तो अभी इसने क्या चीज़ मुझे क्या एरर दिया है, नेम ब्यूटीफुल सूप इज़ नॉट डिफाइंड। ये प्रॉब्लम मैंने क्या किया यहाँ पे, मिस्टेक की कोई, BAUTIFULSOUP सू BAT। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए यहाँ पे SBS लिखा था, तो वो उसने मैंने मुझे इसको रिमूव करना याद नहीं रहा, इसलिए उसने एरर दे दिया कि आपको BS यूज़ करना चाहिए था, ब्यूटीफुल सूप तो डिफाइंड ही नहीं है। ठीक हो गया, तो इसको मैंने अभी रिमूव कर दिया, तो अभी देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी इस जगह से हमने यहाँ पे मैंने कोड को रन किया था। ठीक है, और ये सारी डिटेल इसने एक्सट्रैक्ट की है। तो अभी इसके अंदर आप देखें टाइटल मेरे पास आ गया 9 गैग, डिटेल में मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 9 गैग आ गया, ये डिटेल आ गई मेरे पास। ठीक हो गया, और लोकेशन इसकी पी टैग इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया जो कि मैं एक्सट्रैक्ट करवाना चाह रहा था, और लिंक के लिए इसने डिफरेंट टैग को एक्सट्रैक्ट कर लिया जिसके अंदर लिंक मौजूद है। अब मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट कौन सा होता है, बेसिकली टेक्स्ट होता है, अच्छा मैं आपको इसके अंदर एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट कौन सा है, जो कि ये ग्रेटर देन लेस देन स्पैन का एक टैग है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और स्लैश स्पैन पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो इस ग्रेटर देन और लेस देन के दरमियान में जितना भी होगा ये टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट प्रोसेस होगा। ठीक है, और इसके अंदर स्पैन के अपने टैग, फर्स्ट टैग के अंदर जो जो चीज़ें जिनको मैंने आपको कहा था ये एट्रीब्यूट्स हैं, वो बेसिकली हमारे पास एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इस वजह से वो उनको हम डिफरेंट तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जो चीज़ें टेक्स्ट हैं उनको टेक्स्ट के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो चीज़ें एट्रीब्यूट्स हैं उनको एज एन एट्रीब्यूट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले टाइटल को क्या करते हैं, एज अ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, फाइंड गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट। ठीक हो गया, अभी नेक्स्ट हमने क्या करना है, अच्छा तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें इसमें आपकी आसानी के लिए डाली थी। अच्छा, ये चीज़ें देख सकते हैं आप, जब भी आपने किसी भी फाइंड और फाइंड ऑल की जो फंक्शन है ब्यूटीफुल सूप के अंदर, उसको उसके अंदर से जब भी आपने टेक्स्ट निकालना है तो टेक्स्ट निकालने के लिए आपने डॉट गेट अंडरस्कोर टेक्स्ट लिखना है। अगर आप फाइंड ऑल से कर रहे हैं, फाइंड ऑल में कर रहे हैं, फाइंड ऑल फंक्शन आपने यूज़ किया ब्यूटीफुल सूप का, चूँकि वो लिस्ट रिटर्न करेगा इसलिए आपने उसकी इंडेक्सिंग करनी है। पहले आपने फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद गेट टेक्स्ट लिखेंगे तब वो उसके अंदर से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज़ वो आपको एरर देगा। इसके बाद फाइंड, अगर आप इसमें से एचरेफ सोर्स या एचरेफ लिंक निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये तरीका यूज़ करेंगे जो कि अब मैं आपके सामने एग्जांपल में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, गेट टेक्स्ट हो गया, डिटेल चूँकि हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में इसलिए हमने इसको भी गेट टेक्स्ट के ज़रिए निकालना है। अच्छा, और लोकेशन भी गेट टेक्स्ट के ज़रिए निकलेगी। फिर चूंकि ये लिंक है और ये एट्रीब्यूट के अंदर है इस वजह से हमने इसको एट्रीब्यूट के ज़रिए ही निकालना है, एच रेफ। ठीक हो गया, इसका तरीका ये है कि कंटेनर ज़ीरो फाइंड ए और आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इन्वर्टेड कामर्स के अंदर एच रेफ लिखना है। ठीक होगा, अभी इसको दोबारा से हम सेव करके रन करते हैं।
अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि टाइटल इसने निकाला है 9 गैग, डिटेल इज़ यूज़र जनरेटेड एंटरटेनमेंट कंटेंट दैट सुपर शेयरेबल। ये बेसिकली वही चीज़ है जो कि फर्स्ट कंटेनर में मेंशन हुई हुई है, ये यूज़र जनरेटेड एंटरटेनमेंट। अब लास्ट क्या था इसके अलावा, इसके अंदर सीड और लिंक इज़ http9gag.com, जो कि ये इसका अपना लिंक है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें से निकाल दी। तो अभी हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी है कि मैंने आपको बताया था जब भी आप प्रैक्टिकली फॉर लूप, व्हाइल लूप स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने ये चीज़ें क्यों यूज़ करनी है। ठीक है, और आपकी आपकी इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अभी हम फॉर लूप यूज़ करने लगे। तो कंटेनर्स हमारे पास लिस्ट है, यहाँ पे हमने इसकी इंडेक्सिंग की थी, तो हम सिंपल ईच कंटेनर को विद इन कंटेनर्स प्रोसेस करने लगे। तो इसलिए फॉर लूप लगाते हैं फॉर कंटेनर इन कंटेनर्स। ठीक हो गया। अभी इसको जब भी कोई भी लूप आप लगाते हैं तो फुल कॉलन के बाद आपने, वैसे तो आप एडिटर के अंदर एंटर करेंगे तो वो खुद ही एक टाइप का स्पेस देगा, अदरवाइज़ आपने फोर्स स्पेसेस का स्पेस देना है अगर आपका लूप ने, आपके एडिटर ने खुद इसको इस तरह से स्पेसिंग नहीं किया। तो ठीक हो गया। तो अभी मैंने स्पेस दिया कि ये सारे के सारे, जब मैंने इसको इंडेक्सिंग कर दी, सॉरी इसको स्पेसिंग कर दी, तो अभी जो है वो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं सारी की सारी लूप के अंदर आ गई। ठीक है, तो ये क्या मेथड है, ये मेथड ये है कि कंटेनर्स एक लिस्ट है, उसके ईच एलिमेंट को कंटेनर एज अ वेरिएबल असाइन हुआ, तो उस वेरिएबल उस ईच एलिमेंट को हमने वन बाय वन प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, कंटेनर लिख लेते हैं। तो एक और चीज़ एडिटर के अंदर एटम है, इसके अंदर भी होता है, जुपिटर नोटबुक है उसके अंदर भी होता है, और इसके अलावा जो आपका पाइचाम अगर आपके पास है तो उसके अंदर भी ये चीज़ मौजूद, ये फंक्शन मौजूद है कि आप अपना जो भी आपने सेलेक्ट करना है उसके साथ आल्ट प्रेस करें, अगर आपके पास मैक है तो कमांड बटन प्रेस करें। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर आप इस सेकंड एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप थर्ड एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप फोर्थ एलिमेंट को, एक साथ में चारों एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया, फिर आप बैक प्रेस करेंगे और इसके एक ही टाइम पे जब आप इधर कंटेनर लिख लें तो ये एक ही टाइम में इस तरह लिख लिया है। ठीक हो गया, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक टाइपो हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं, कंटेनर 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 कंटेनर। ठीक हो गया, ये सारे मैंने एक ही टाइम पे चेंज कर लिए। तो अब ऐसा करते हैं कि देखते हैं कि क्या हमारे पास इसका आउटपुट आता है। इसको रन करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, पहले सेव हो गया। अभी इसको रन करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर आता है या इसको सक्सेसफुली रनिंग होती है। तो एक फेमस कोट है कि हाफ ऑफ प्रोग्रामिंग इज़ writing code, writing scripts, and remaining 90% is debugging। ये एक तरह से कोड भी है और जोक भी है कि रिमेनिंग 50% अगर राइटिंग स्क्रिप्ट है, कोडिंग है, तो पीछे 90% तो नहीं बचता। लेकिन ये एक रियलिटी है कि असल में 10% कोडिंग है, 90% इसकी डिबगिंग है। आपने उसके एरर ठीक करते रहना है बाद में। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको रन किया तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुली रन हुआ। एट द एंड इसने हमें ये एरर दिया कि एक कंटेनर जो है वो एक कंपनी, उसके अंदर जो है वो लिंक मौजूद नहीं है। ठीक है, हम वैसे फिज़िकली वैसे भी देख लेते हैं कौन सी कंपनी है इसके अंदर। आ, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लिंक का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ IPO लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे लिंक नहीं है और वो टैग मौजूद नहीं है जो कि हम यूज़ कर रहे थे। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम ऐसे करते हैं, इसका एक चेक डाल देते हैं छोटा सा इसके अंदर। तो उसके लिए हमने करना ये है कि इफ़ स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी है, इफ़ यूज़ करनी है, इफ़ लिंक का मतलब ये है कि अगर लिंक के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, इसका एरर देख लेते हैं। एरर क्या कह रहा है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट इज़ नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, अब सब्सक्रिप्टेबल का मतलब ये है कि चूँकि इसको ये चीज़ नहीं मिली है, ठीक है, इस वजह से इसके ऊपर ये फर्दर प्रोसेस एचडीएफ वाला नहीं हो सकता, इस वजह से इसने एरर रेज किया। तो हम क्या करते हैं, इस एचडीएफ पार्ट को रिमूव करते हैं पहले। तो नन टाइप इफ़ लिंक का मतलब ये है कि इफ़ लिंक नन टाइप नहीं है। ठीक है, अगर नन टाइप होगा तो ये इफ लूप स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। ठीक है,
अगर नन टाइप होगा तो ये इसको प्रोसेस नहीं करेगा, अगर नन टाइप नहीं होगा, कोई एलिमेंट इसने एक्सट्रैक्ट किया है, तो ये इसको लूप इस स्टेटमेंट ट्रू होगी और ये इसको प्रोसेस करेगा। ठीक हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, इफ़ लिंक, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि लिंक इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ये है कि या तो मैं लिंक को यूज़ कर लूँ, सेम वेरिएबल को यूज़ करूँ, लिंक इक्वल्स टू लिंक, इसी को यूज़ कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। अब हमने इसमें क्या किया है कि सेम वेरिएबल को दो दफ़ा यूज़ किया है, ये वेरिएबल हमने यूज़ किया, फिर इसके बाद इसी वेरिएबल को सेम वेरिएबल के ऊपर हमने फंक्शन परफॉर्म किया और सेम वेरिएबल हमने यूज़ कर लिया। इससे क्या हुआ, इससे होगा ये कि जो कि लिंक वेरिएबल है, चूँकि कंपाइलर रो बाय रो इसको प्रोसेस करेगा, पहले इस लिंक को ये इसकी जो भी रिज़ल्ट वैल्यू हमारे पास आएगी वो इस लिंक में सेव करेगा, फिर यहाँ पे चेक करने के बाद जब इधर आएगा तो ये वाला लिंक इसके ऊपर प्रोसेस होगा और फिर ये वाली इसकी जो रिज़ल्ट वैल्यू है न्यू लिंक की वैल्यू इसकी रिज़ल्ट वैल्यू होगी। ठीक हो गया। तो ये फिर नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा, प्रिंट लिंक कर लेगा। ठीक हो गया। अभी हम ऐसे करते हैं, इसको सेव करके दोबारा से रन करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा कि ये क्यों होता है और इसमें क्या लॉजिक है। ठीक हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट अभी हमने इसको रन किया सक्सेसफुली कंप्लीट, हमारे पास किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं आया। आप देख सकते हैं कि इसने सारी सारी जितनी भी हमारे पास डिटेल्स अवेलेबल थी 300 एंड समथिंग, तो वो सारी की सारी इसने एक्सट्रैक्ट कर ली हैं। ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इसने एक्सट्रैक्ट की, इसने लिंक पहले इसने टाइटल एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद इसने डिटेल इज़ दिस, लोकेशन इज़ दिस एंड लिंक इज़ दिस। ठीक है। फिर टाइटल इज़ दिस, डिटेल इज़ दिस, लोकेशन, लिंक एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ अंटिल द एंड। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझाना मकसद ये था कि ब्यूटीफुल सूप को आपने किस तरह से यूज़ करना है, उसके फंक्शन फाइंड और फाइंड ऑल किस तरह यूज़ होगा, गेट टेक्स्ट, इसके अलावा गेट एट्रीब्यूट किस तरह से आपने इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, तो ये चीज़ होगी। इसके बाद हम ऐसे करते हैं, चलते हैं LXML की तरफ। LXML का मैंने आपको पहले भी बताया कि LXML में इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ और भी यहाँ पे मैं इसको डिस्कस भी इसी वजह से कर रहा हूँ कि ये एक बहुत ही यूज़फुल लाइब्रेरी है जो कि हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट स्क्रैपी के अंदर भी और सेलेनियम के अंदर भी, और ये सिंपल मतलब लाइंस ऑफ कोड्स भी आपको कम लिखनी पड़ती हैं, तो आप देखेंगे कि ये मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अभी हम ऐसे करते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं ट्यूटोरियल अंडरस्कोर 2.py। अच्छा, तो अब क्या करना है हमने, अभी हमने एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है LXML। अच्छा, LXML.html लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम एक्सपाथ यूज़ करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन यही है कि इसके अंदर हम ये भी एक पार्सर HTML पार्सर ही है जिस तरह ब्यूटीफुल सूप है, लेकिन इसके अंदर हम एक्सपाथ एज ए सिलेक्टर यूज़ करते हैं। एक्सपाथ भी यूज़ कर सकते हैं, CSS सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ एक्सपाथ को, जो कि कन्वीनियंट है और इजी टू यूज़ है। अगर आपके पास एक दफ़ा आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं तो ये एक इसके बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हैं और बहुत ज़्यादा जगहों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं इसके यूजेज के ऊपर। तो इसकी पहले डॉक्यूमेंटेशन खोल लेता हूँ मैं आपके लिए। डॉक्यूमेंटेशन को भी देखने की आदत बना लें, इसके अंदर बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें होती हैं जो कि आपको काम आती हैं जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, पार्सिंग HTML फ्रेगमेंट्स, एक्सपाथ, डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी आपको इसको यूज़ करने के लिए चाहिए होंगी आप इसका देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो अभी हम ऐसा करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे सेम रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। पहले रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इसलिए यूज़ हो रही है बार बार कि रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज़ होती है सर्वर के साथ कम्युनिकेशन के लिए। तो इसका अल्टरनेट भी मौजूद है, URL live.request URL open वगैरह, लेकिन रिक्वेस्ट लाइब्रेरी पाइथन 3 के अंदर एक काफ़ी पावरफुल टूल है, इसके अंदर आप उन सब को आप रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ। ठीक हो गया। तो जहाँ पे उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप रिक्वेस्ट लाइब्रेरी के साथ ही रहें, इसी को यूज़ करें और इसी के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है। अभी हम ऐसे करते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं, बल्कि इस लाइन पूरी को कॉपी कर लेते हैं, ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको, चूँकि पेज के अंदर रिक्वेस्ट ने
जितना भी HTML था वो एज अ पेज वेरिएबल के अंदर इसने सेव कर लिया। तो अभी हम इसको पास करते हैं LXML पार्सर के अंदर। इसको इंपोर्ट करने का तरीका, और इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो pip3 इंस्टॉल LXML लिखेंगे तो ये इंस्टॉल कर लेगा आपके पास, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है तो। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो वो मेंशन कर देगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक हो गया। तो अभी हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे फ्रॉम LXML इंपोर्ट HTML लाइब्रेरी LXML के अंदर से HTML क्लास हमने इंपोर्ट कर ली। तो अभी हम इसको पास करते हैं पेज को HTML के अंदर पास करते हैं। तो इसके लिए हम लिखते हैं कंटेंट लिख लेते हैं, और कंटेंट इक्वल्स टू पेज अच्छा सॉरी HTML डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग। ये फ्रॉम स्ट्रिंग बेसिकली इसके अंदर एक सब फंक्शन है, जैसा कि रिक्वेस्ट डॉट गेट है, रिक्वेस्ट क्लास है और इसके अंदर गेट फंक्शन है। इसी तरह HTML क्लास है और फ्रॉम स्ट्रिंग इसके अंदर एक फंक्शन है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, पेज डॉट कंटेंट को इसके अंदर पास करना है। ठीक है, तो बस ये हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं कंटेंट को, और देखते हैं कि ये कंटेंट किस फॉर्म में उसके अंदर सेव हुआ है। तो इसको रन करते हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा तो हमारे पास ट्यूटोरियल नंबर 2 है, तो इसको 2 को प्रिंट करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट करता है ये। अच्छा, एक टाइपो हो गया मुझसे, जिसको इसने ड्रैग किया है। फ्रॉम स्ट्रिंग था, मैंने इसको एस जो है वो मैंने मिस कर दिया। तो अभी इसको दोबारा सेव करके दोबारा रन करते हैं। ठीक हो गया। अभी इसने क्या लिखा है, एलिमेंट HTML एट दिस। अब इसने ज़ीरो से लेकर मुकम्मल उसका एक एज एन HTML जो है वो एलिमेंट उसने उसको प्रिंट किया है एज ए कंटेंट के अंदर, कंटेंट वेरिएबल के अंदर उसको एज एन HTML एलिमेंट उसको सेव किया। ठीक हो गया। जब हमने ब्यूटीफुल सूप को प्रिंट किया था तो उसने रिस्पांस कोड प्रिंट किया था। ये डिफरेंट मेथड डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं। ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको फर्दर अपनी डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेम मैं यूज़ करूँगा जो टैग्स और क्लासेस थी, सेम वेबसाइट चूँकि हम स्क्रैप कर रहे हैं तो उसकी सेम एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ करेंगे, ताकि हम रिजल्ट्स देख सकें कि दोनों के में क्या डिफरेंस है और किस तरह से दोनों के रिजल्ट्स डिफरेंट है। तो अभी क्या करते हैं, मैन कंटेनर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैन कंटेनर प्रिंट को रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैन कंटेनर इक्वल्स टू कंटेंट। इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले आप लिखेंगे सेम वेरिएबल डॉट कंटेंट डॉट एक्सपाथ। अब एक्सपाथ को कैसे लिखना है, एक्सपाथ को लिखने का तरीका ये है कि पहले आपने डबल स्लैश लिखना है, उसके बाद आपने जो भी आपके पास टैग है, टैग क्या था, टैग मेरे पास डिव है, डिव टैग है, तो उसके अंदर आपने लिखना है डिव। फिर आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स डालनी है, फिर एट द रेट लिखें, फिर उसके बाद आपने लिखना है एट्रीब्यूट क्लास। मैन कंटेनर है तो ये चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ इसमें से ही। तो यहाँ पे क्लास लिखनी है, फिर इक्वल्स टू इन्वर्टेड कामर्स के अंदर पैनल ग्रुप। ये चीज़ याद रखें कि स्मॉल कामर्स अगर आप बाहर यूज़ कर रहे हैं तो आपने डबल कामर्स अंदर यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप डबल कामर्स बाहर यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल कामर्स आपने अंदर यूज़ करना है, ताकि आप वो जो कंपाइलर है वो उसको ये ना हो कि यहाँ से शुरू हो के यहाँ से यहाँ तक को एक कंसिडर करे और यहाँ से फर्दर फिर यहाँ से यहाँ तक उसको सेकंड कंसिडर करे। इसलिए सिंपल ब्रैकेट्स की तरह जैसे हमने डिफरेंट ब्रैकेट्स को हम यूज़ करते हैं, इसी तरह हम कामर्स को भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। मैन कंटेनर हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने इसको मैन कंटेनर के बाद हम इसके अंदर से कंटेनर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। कंटेनर्स इक्वल्स टू मैन कंटेनर डॉट एक्सपाथ। अब जब भी आप जब भी आप किसी भी सब कंटेनर किसी भी सब एलिमेंट के अंदर से एक्सपाथ उसके ऊपर लगाएंगे, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है कि आपने जब भी एक्सपाथ लिखना है तो डॉट पहले लिखना है। क्योंकि मैन HTML फ्रॉम स्ट्रिंग के ऊपर मैंने
एक्स पाथ लगाया था, तो इस वजह से कंप्लीट मुकम्मल HTML के ऊपर जब भी आप एक्स पाथ लगाएंगे तो आप इसके अंदर डबल स्लैश से स्टार्ट करेंगे। किसी भी सब HTML के किसी सिंगल एलिमेंट के ऊपर जब आप एक्स पाथ लगाएंगे तो आपने इसको डॉट से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया, डॉट डबल स्लैश। अच्छा, तो नेक्स्ट फर्दर आपने वही काम करना है जो मैंने आपको पहले बताया, डिव, और ये क्लास हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक हो गया। अब डिव पहले आपने टैग लिखना है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स एट द रेट ऑफ क्लास, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। ठीक हो गया, ये चीज़ हमारे पास आ गई। हम ऐसा करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या किया। कंटेनर्स को प्रिंट कर लेते हैं, ये एक लिस्ट को प्रिंट कर देगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो भी काम हमने किया है उसका हमारे पास क्या रिजल्ट आया। अच्छा, तो इसने क्या हमें रिस्पांस दिया है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एक्स पाथ। अच्छा, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ जो कि कंटेंट बेसिकली जब हमने इसके ऊपर एक्स पाथ लगाया तो इसने रिटर्न में हमें लिस्ट रिटर्न की। मैन कंटेनर जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो मैन कंटेनर असल में एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने फर्दर एक्स पाथ लगाया तो इसने हमें बताया कि आप लिस्ट के ऊपर एक्स पाथ नहीं लगा सकते, इसलिए हमें इसकी इंडेक्सिंग करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं, एक्स मैन कंटेनर को 0 फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और उसके ऊपर लगा के देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट थे सारे के सारे उसने एज अ लिस्ट में लिख लिए और उस एलिमेंट का HTML नहीं लिखा जिस तरह से ब्यूटीफुल सूप ने लिखा था। इसने ईच एलिमेंट को डिव एट उसकी लोकेशन में हमें बता दी। ठीक है, कि ये उसने पूरे HTML के अंदर इन इन एलिमेंट्स को इसने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, फर्दर लूप लगा के ईच एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो कंटेनर मौजूद हैं, लिस्ट ऑफ कंटेनर्स, उसके अंदर डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एक्सट्रैक्ट किस तरह से होती है और हमें क्या करना है उसके लिए। फॉर कंटेनर इन कंटेनर्स। ठीक हो गया, अब इसको हमने प्रोसेस करना है। तो बजाय इसके कि मैं इसको दोबारा से लिखूं, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ पे हमें ब्यूटीफुल सूप था उसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक हो गया, अभी चूँकि कंटेनर ही यूज़ किया है मैंने यहाँ पे भी, तो ये सेम चीज़ यूज़ होगी। इसको ऐसा करते हैं, पहले आगे से रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया, बल्कि ये सारे को रिमूव कर लेते हैं, फिर हम इसको हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी रिमूव कर लेते हैं इसको सारे को रिमूव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सेम वेरिएबल चूँकि हम यूज़ करेंगे तो इस वजह से हमें दोबारा से इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कंटेनर के ऊपर हमने एक्स पाथ लगाना है और सेम डॉट से आप स्टार्ट करेंगे, डबल स्लैश। अच्छा, तो क्या चीज़ थी जो कि हमने निकाली थी, इसके अंदर से बी टैग था, तो बी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बी। ठीक हो गया, अब इसके बाद डिटेल के लिए हमने क्या करना है, कंटेनर डॉट एक्स पाथ, और कंटेन डिटेल के लिए इसमें क्या चीज़ है, स्पैन है और हाइड मोबाइल इसका, सॉरी, डॉट डबल स्लैश स्पैन क्लास इक्वल्स टू दिस। ठीक हो गया, हाइड मोबाइल। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लोकेशन। लोकेशन क्या चीज़ है, लोकेशन में हमने पी टैग यूज़ किया था और क्लास यूज़ की थी, ये स्पेसिफिक क्लास हमने यूज़ की थी। ठीक हो गया, तो हम इसको भी एक्सट्रैक्ट करके देख लेते हैं, कंटेनर डॉट एक्स पाथ डॉट डबल स्लैश, कंटेनर कौन सा था, टैग था इसका पी एंड क्लास हमने यूज़ की थी। ठीक हो गया, पी एट द रेट ऑफ क्लास, ये चीज़ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लिंक है। लिंक हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, लिंक के लिए ए एंड क्लास यूज़ हुई थी, सेम चीज़ है, सेम ड्रिल है। अच्छा, कंटेनर डॉट एक्स पाथ लिंक चूँकि हमेशा ए टैग्स में होता है इस वजह से ए ही होगा इधर भी, एट क्लास इक्वल्स टू, ये चीज़ होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको हम प्रिंट करेंगे तो सेम हमारे पास HTML कंटेंट वो प्रिंट करेगा, लेकिन आप
देख लेते हैं क्या प्रिंट करता है। ये कंप्लीट लूप प्रिंट करेगा, ठीक है, बजाय इसके कि वो सिंगल एलिमेंट को प्रिंट करें। हमने चूंकि डायरेक्ट उसको लूप में प्रोसेस किया, इस वजह से इसने पूरा लूप प्रिंट किया। टाइटल इज़ दिस, डिटेल इज़ दिस, लोकेशन इज़ दिस। अभी हमने इसको ये बताया नहीं है कि हम इस स्पेसिफिक टैग के अंदर से क्या चीज़ निकालना चाह रहे हैं, एट्रीब्यूट निकालना चाह रहे हैं, टेक्स्ट निकालना चाह रहे हैं, क्या चीज़ निकालना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको बता देते हैं। तो इसमें हमने लिखना ये स्लैश टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए आपने स्लैश टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करते हैं, स्लैश टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और इसमें लोकेशन में भी स्लैश टेक्स्ट लिख लेते हैं, स्लैश टेक्स्ट। और ए के अंदर हम लिख लेते हैं एट एच रेफ, ठीक हो गया। एच रेफ क्या है? एट द रेट तब आप यूज़ करेंगे जब आपने एट्रीब्यूट निकालना होगा। ब्यूटीफुल सूप के अंदर एच रेफ, जब हमने एच रेफ निकालना था तो हमने ये चीज़ यूज़ की थी, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ किया था। टेक्स्ट के लिए हमने एडिशनल डॉट गेट टेक्स्ट लिखा था, जबकि इसके अंदर विद इन एक्स पाथ ही हमने स्लैश लिख के टेक्स्ट लिख लिया, ठीक हो गया। तो अभी हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, सेव करके रन करते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं सारी डिटेल जितनी भी हमें रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी एक्सट्रैक्ट होगी एज अ लिस्ट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से हमने इसको रन किया था यहाँ पे। तो टाइटल हमारे पास 9 के आ गया, डिटेल इज़ दिस, लोकेशन हमारे पास ये आ गई, और लिंक भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हम निकालना चाह रहे थे, ये चीज़ें हमारे पास एक्सट्रैक्ट होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा, किसी हद तक आपकी प्रैक्टिस बन होगी ब्यूटीफुल सूप और एलएक्सएमएल एचटीएमएल लाइब्रेरी पे। तो ये इन दो में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, दोनों एक ही मकसद के लिए यूज़ होते हैं, कुछ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एचटीएमएल ब्यूटीफुल सूप के डिफरेंट यूसेजेस दोनों के सेम ही हैं, लेकिन इसके कुछ लाइब्रेरीज डिफरेंट हैं, कुछ चीज़ें फंक्शंस डिफरेंट हैं, कुछ एलएक्सएमएल के अंदर के प्रोज हैं, कॉन्स हैं, कुछ ब्यूटीफुल सूप के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। फर्दर डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप जितने भी इसकी स्लाइड्स हैं और जितनी भी पाइथन की फाइल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो अगेन सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।